और इस बीच आपको बता दें ये इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की 2 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। तो नतीजे सामने आ रहे हैं, आपको बताएं वडाला की अगर हम बात करें, इसके बाद जो घाटकोपर है, क्योंकि वडाला में देखिए बीजेपी ने जीत दर्ज की, घाटकोपर पर भी यहां पर पराग शाह ने जीत दर्ज की है। 34,999 वोटों से पराग शाह ने ये जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की 2 सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं। वडाला में बीजेपी ने जहां जीत दर्ज की, तो वहां घाटकोपर पर भी जो है बीजेपी की जीत हुई है। वहां से पराग जो है वो उन्होंने जीत हासिल की है। तकरीबन 34,999 वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की। और ये देखिए बीजेपी के और साथ ही महायुति के जो कार्यकर्ता है उनमें कितना ज्यादा उत्साह है। और इसके साथ ही लगातार वहां पर ढोल नगाड़े उनकी तरफ से बजे जा रहे हैं। यहाँ पर जो है एक तरह से देखिए तो होली और जश्न मनाया जा रहा है। अभी से होली की शुरुआत हो गई, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। सबसे अहम बात है कि जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है 125 सीटों पर आगे चल रही है। 2 सीटों पर चुनावी नतीजे आ चुके हैं जिसमें बीजेपी को जीत मिली है, यानी 127 सीटों के करीब। रुझान को मिला ले और जीत को मिला ले तो बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है। हमारे साथ अखंड जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अखंड, आप अपनी बात को पूरा करिए, क्योंकि आप कह रहे थे कि पत्रकारों के साथ चर्चा हो रही थी और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो कांग्रेस होगी और खासकर यूपी के चुनाव के रिजल्ट पर होंगी। और जेबा खान से भी इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी बिल्कुल, चर्चा यही हो रही थी आशीष जी कि आपस में जब बात हो रही थी तो यही चर्चा हुई कि सबसे ज्यादा अगर कोई खुश अगर होगा तो इस रिजल्ट से, जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है, तो वो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष होंगे, यानी अजय राय होंगे। जाहिर सी बात है कांग्रेस अध्यक्ष ने वो बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब 5 गांव मांगने की बात हुई थी, महाभारत का संदर्भ है, लेकिन ये 5 गांव का की जगह अगर हम कुछ सीटें जोड़ लें उसमें, जिस तरीके से 7 लड़के एक प्रैक्टिकल किया गया था, एक प्रयोग किया गया था, वो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस को भी फायदा हुआ था। समाजवादी पार्टी को अब तक की ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। बावजूद इसके इस बार कांग्रेस को वो सीटें दी गई जिन सीटों पे अगर समाजवादी पार्टी अकेले भी लड़ी है तो उसका क्या आश्रय है, सबके सामने है। ऑलमोस्ट वो दोनों सीटें हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। जी बिल्कुल, तो ये दोनों सीटें हैं कांग्रेस के लिए। अगर फूलपुर और मझवा सीट की आप बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के लिए अगर छोड़ी जा रही थी। फूलपुर और मझवा सीट की आप बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं मीरापुर और गाजियाबाद सीट के। नहीं, गाजियाबाद तो वैसे भी कांग्रेस नहीं जीतती। जो सीटें छोड़ी जा रही थी वो तो तय था कि कांग्रेस उन सीटों पर हार जाती, वो बीजेपी का गढ़ था। कांग्रेस मांग रही थी कि फूलपुर हमें दे दो और मझवा दे दो। फूलपुर की हम नतीजे देख रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी जो है दीपक पटेल वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस को जो दिया जा रहा था वो दोनों सीटें यही थी, मीरापुर और गाजियाबाद। जिन दोनों सीटों पे कांग्रेस ठीक है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अखंड वापस लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। आपको बता दें महायुति की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तकरीबन 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो महायुति जो है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी अपने इस बड़ी जीत को लेकर के जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और देखिए कौन कौन शामिल होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम शिंदे साहब जो है वो रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, तो ये सभी रहेंगे। साथ ही और भी वरिष्ठ नेता जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। और देखिए लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अभिषेक का हम सीधे रुक कर लेते हैं यहाँ पर। अभिषेक, 3 बजे महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है बीजेपी की तरफ से। साफ साफ कहा गया है कि 3 बजे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और उसके अलावा अजित पवार, तीनों नेता मौजूद रहेंगे। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाहिर सी बात जनता का अभिनंदन किया जाएगा, जनता को धन्यवाद अदा करेंगे और क्या क्या आगे करने वाले हैं उस बात पे आगे जिक्र होगा। और उसके बाद एक प्रोग्राम दिया गया है देवेंद्र फडणवीस 3:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी वो बीजेपी का हेडक्वार्टर जो महाराष्ट्र का, यहाँ पर जाकर जो सेलिब्रेशन चल रहा है, जो जश्न मनाया जा रहा है, उसमें वो सहभागी होंगे, उसमें भाग लेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए बीजेपी की तरफ से यानी महायुति की तरफ से जीत का जश्न मनाने के लिए लगातार तैयारियां पहले से की गई थी और अब जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। और लगातार आप देखिए कि हर कोई अब बचकर बयान दे रहा है। कोई जो लगातार शुरुआत में देखा गया कि शायद कोई क्लेम कर देगा कि नहीं सीएम मैं बनूंगा, लेकिन चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, हर कोई अब सोच समझ कर संभल कर बयान दे रहा है कि आखिरकार उन्हें पता है। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जब एकनाथ शिंदे जो है मीडिया से मुखातिब हुए थे तो कई बार उनसे ये सवाल पूछा गया, लेकिन ना इनकार करते दिखे ना सहमति जताते दिखे। आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए तीनों चेहरे जो
लगातार इस तरह से उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सीएम रेस में जो है मेरे नेता जो है वो सबसे आगे हैं। वो तीनों चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। आगे जिस तरह से हलचल हम देवेंद्र फडणवीस के घर के लिए भी देख रहे थे, उससे पहले एकनाथ शिंदे के लिए भी यहां पर हम देख रहे थे कि हलचल जो है तेज हो गई थी, नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। सूत्रों के वाले से क्या कुछ अभिषेक नजर आ रहे हैं चीजें कि कब ये बैठक होगी और फिर कब तय होगा? क्या एकनाथ शिंदे को ऐसा तो नहीं है कि फडणवीस के चेहरे पर जब जीत पिछली बार मिली थी तो लेकिन फिर भी वो सीएम नहीं बन पाए थे, तो क्या ऐसा एकनाथ शिंदे के साथ भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस वक्त अच्छी स्थिति में आ चुकी है और बीजेपी स्थिति में आने का मतलब साफ है कि बार्गेनिंग जो चाहे चुकी, ठीक है शिंदे की उसमें मजबूरी थी या बीजेपी की मजबूरी थी जिसके वजह से शिंदे को साथ में लाए, अजित पवार को साथ में, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ बिल्कुल ये बात भी साफ है कि बीजेपी अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि अभी जो आंकड़ा 26 के आसपास है, आंकड़ा बढ़ सकता है, मान लीजिए जो भी आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन 145 का जादुई आंकड़ा चाहिए, उसके लिए किसी का समर्थन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उस स्थिति में देखना यह होगा कि क्या बीजेपी किस तरीके से दांव खेलती है, क्या एकनाथ शिंदे के ऊपर दांव खेलती है या फिर वापस मराठा कार्ड को लेकर, जैसे अजित पवार के मराठा नेता हैं, क्या अजित पवार के ऊपर दांव खेल सकती है? तो इसलिए अजित पवार का नाम मैं ले रहा हूं कि अजित पवार इस वक्त अमित शाह के काफी क्लोज हो चुके हैं और अजित पवार को लेकर बीजेपी की तरफ से साफ साफ की जो उनकी नाराजगी थी कहीं दूर करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि नहीं सरकार हम साथ में मिलकर चला रहे हैं और साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ा भी उन लोगों ने अच्छे से और अजित पवार के बारे में देखा कि बहुत क्लीन तरीके से चुनाव प्रचार उन्होंने किया, बल्कि वो किसी पर आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में ना फंसे हुए बराबर उन्होंने चुनाव प्रचार अपने चाचा भतीजे के खिलाफ भी अच्छे तरीके से लड़े। तो कहीं कहीं अजित पवार को लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अजित पवार एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, एक जो जानकारी मिल रही है। लेकिन हाँ ये बात भी साफ आ रही है कि जो बीजेपी बड़ी पार्टी बन चुकी है तो बीजेपी का सीएम हो सकता है, लेकिन ये बात भी जानकारी सूत्रों द्वारा आ रही हो सकता है देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से बाहर भेजने का अच्छा मौका है बीजेपी के पास, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। वह केंद्र में जा सकते, कई सालों से चल रही लगातार बीजेपी देवेंद्र फडणवीस भेजना चाहती है। एक बड़ा सवाल जो है वो दर्शकों के मन में होगा इन चुनावी नतीजों को देखते हुए, हालांकि ये सवाल मैंने एनसीपी के लीडर से लिया था लेकिन उनका कोई जवाब माकूल आया नहीं। क्या जिस लेगेसी ट्रांसफर की बात एकनाथ शिंदे साहब कह रहे थे और इसके अलावा अजीत बाबू कह रहे थे कि जो शरद पवार साहब की जो लेगेसी है, जो क्लेम करने की बात है, ट्रांसफर तो इन दोनों में से कहीं नहीं हुआ, लेगेसी दोनों ने क्लेम की है, तो क्या ये महाराष्ट्र की जनता का जो जनादेश आया है, जो क्लेम इनकी तरफ से किया गया, चाहे अजीत पवार की तरफ किया गया चाहे शिंदे साहब की तरफ से किया गया, क्या उस क्लेम पर महाराष्ट्र की जनता ने भी भरोसा जताया है क्या? बिल्कुल ये बात तो मानना पड़ेगा आशीष कि बिल्कुल दिखे जिस तरीके से असली सूचना, नकली सूचना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी जो लगातार नारा चला, गद्दारों का नारा चला, गद्दार शब्द कितने बार यूज हुआ आपने देखा होगा इस चुनाव प्रचार में, तो इसको लेकर कहीं कहीं सरकार के जो माफ कीजिएगा जो यहाँ की जनता है कहीं कहीं उन्होंने इस बात पर मुहर बिल्कुल लगा दी है, क्योंकि जाहिर सी बात जनादेश का सम्मान करना पड़ेगा। जनादेश यानी जनता का जो आदेश है, जिस तरीके से उन्होंने वोट दिया है भर भर कर महायुति को, यह मतलब साफ हो जाता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो भी उद्धव ठाकरे का जो उनका रणनीति तय है, जो भी उनका आगे का फैसला रहा गलत रहा है, शरद पवार का जो फैसला रहा गलत रहा है। कहीं कहीं देखिए एक बात तो साफ हो गई कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे लोगों के मन में यह बात बैठाने में कामयाब हो गए कि नहीं, आगे की लेगेसी जो होती है वो चलाने में यह कामयाब है और आगे जा सकते हैं। जो रास्ता बदल दिया है उद्धव ठाकरे ने, जो रास्ता बदल दिया है शरद पवार ने कि वो एक अब चूंकि एक बात भी साफ है कि वो बुढ़े होने की बात लगातार सामने आई। अजीत पवार कई बार कहे कि आखिरकार आप कब आप रिटायर होगे, कब आप घर बैठोगे, तो कई बातें सामने लोगों के मन में घर कर गया कि बात भी सही है, कई बार लोगों को एक मौका देना चाहिए, उनको विराम लेना चाहिए और शरद पवार है विराम नहीं ले रहे हैं और लगातार इस राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं के लोगों के मन में घर किया है जो समझ में आ रहा है, जो इससे समझ में आ रहा है, जो विश्लेषण की बात कर रहा हूं। वहीं अगर एकनाथ शिंदे की बात करें, बिल्कुल एकनाथ शिंदे को भी लोगों ने पसंद किया। जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सीएम बने थे उस वक्त कहा गया था उनकी जो पहुंच है सिर्फ ठाणे और मुंबई तक है, लेकिन देखिए किस तरीके से वो उनकी पहुंच जो पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर हुई है। और महाराष्ट्र में देखिए एक लाडली बहन योजना तमाम उनकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि 24 घंटे लगातार जो काम करते रहे, रात हो या दिन हो, उनका एक छवि जो बनी लोगों के बीच में, एक अच्छी छवि बनी। तो जाहिर सी बात है अच्छे पॉपुलर सीएम के रूप में एकनाथ शिंदे आए हैं। तो अब चूंकि एक बड़ा फैसला लेना होगा महायुति को। एक रिएक्शन जेबा खान जी से ले लीजिएगा यूपी पे, उसके बाद फिर हम दिलीप सिंह जी के पास जाएंगे। जी जेबा जी आवाज पहुंच रही है?
जेवा जी आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? हाँ जी, बोलिए। जी, मेरा सवाल यही था क्योंकि आपने जो बटेंगे कटेंगे पे कहा था कि देखिए किस तरह हाँ से जी, अलगाव सुन करने पा की कोशिश। हाँ जी, तो उसका जवाब दीजिएगा क्योंकि हमें उसके ठीक उलट चीजें देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक बेहतरीन जीत, और खासतौर से अगर मैं यहाँ पर कुंदरकी की बात कर लूं तो वहां पर सबसे बड़ी जीत देखने को मिल रही है, जबकि मुस्लिम बहुल इलाका। देखिए, इस पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जीत कहाँ थी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो ये जीत कहाँ थी जो आज जीत रहे हैं। वो अयोध्या जैसी सीट भी हार जाती है भाजपा, और आज जीत तब रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुनावी हरियाणा मैदान में थी जेबा खान जी, किस तरह तब जीते हैं। कांग्रेस पार्टी जो थी वो चुनावी मैदान में थी, कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वो चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे नहीं। जी, ये तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि जब हम अलायंस करके चल रहे हैं तो दोनों के बातों को लेकर चलना होगा, सहमति होनी चाहिए। तो ये तो आला कमान की बात है कि सीटों पर क्या हुआ है, अलायंस में 9-0 थोड़ी ना होता है जेबा खान जी, कि ये वही अलायंस जनता में तो थी जो ठीक है, 2000 एक दूसरे को हम समर्थन देते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन 9-0 का आंकड़ा थोड़ी ना होता है। नहीं, चलिए ठीक है, ये तो हमारे आपस की बात है, ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के आपस की बात है, तो इसमें आप लोगों का तो कोई ये नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, जनता तो वही थी जो अयोध्या सीट भी हरवा देती है। तो जेवा जी तब बटेंगे कटेंगे और जब हरियाणा रिजल्ट से एक दिन पहले वहां के बड़े लीडर्स का क्या स्टेटमेंट आता है वो भी सबने सुना है। हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन पहले वहां के बड़े लीडर्स का क्या स्टेटमेंट आता है ये भी पूरे देश ने सुना है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह धांधली की जाती है वो भी फिगर फोटो पूरे देश ने वीडियो देखा है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा कि क्या अगर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरती, खासकर 2 सीट से फूलपुर और मझवा से, तो क्या चुनाव परिणाम कुछ और होते? अगर साफ सुथरा चुनाव हो, मुझे बोलने दीजिए, अगर क्या साफ सुथरा चुनाव हो, सिर्फ विकास के मुद्दे पर हो, बांटा नहीं जाए, काटने की बात नहीं की जाए,